हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ पॉइंट देखेंगे। पहले पॉइंट का नाम है व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है। और दूसरे पॉइंट का नाम है बेसिक इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में ऐसी बेसिक इसेंशियल फंक्शंस है जो हमें जीवित रहने में मदद करती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया है उसको बढ़िया से पढ़ेंगे और समझेंगे। चौथा पॉइंट है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को भी हमने एनसीईआरटी से उठाया है। हमारी यही रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप बढ़िया से ध्यान से फोकस करके पढ़ाई करो और ध्यान से बस आपको सुनना है और देखना है कि हम आपको क्या बता रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। आपको सिर्फ सुनते रहना है, वीडियो देखते रहना है और कब आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए बच्चों, हम लाइफ प्रोसेस क्या है वो जानते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन टू मेंटेन लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जीने के लिए। उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अगर वो बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो जीवित नहीं रहेंगे। चलिए बच्चे, वो प्रोसेस देखते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इसेंशियल फंक्शन होता है फॉर मेंटेनिंग लाइफ। फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपिरेशन, फोर्थ एक्सक्रीशन। अगर इनमें से एक भी गायब है तो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो जिंदा नहीं रहेगा। स्पेशली हायर ऑर्गेनिज्म का, हायर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग आ जाते हैं। उसमें रेस्पिरेशन, ट्रांस और ट्रांसपीरेशन किस में होता है? प्लांट्स में होते हैं। एक्सक्रीशन ह्यूमंस में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है। न्यूट्रिशन हमें फूड से मिलता है। ये हमारे बहुत ही इसेंशियल फंक्शंस हैं। अगर ये नहीं हुआ तो हम जीवित रह ही नहीं सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम मैम रिप्रोडक्शन क्यों नहीं इसेंशियल फंक्शन है? तो बच्चों सुनो, इसेंशियल फंक्शन वो इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ लोग बिना रिप्रोड्यूस के भी जिंदा रह सकते हैं। कुछ लोग जैसे म्यूल, म्यूल रिप्रोड्यूस करता है नहीं करता है ना, तो वो जिंदा है कि नहीं? वो है, वो जी रहा है, वो खा रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है। तो वो जो रिप्रोडक्शन है ना वो इसेंशियल फंक्शन नहीं है। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ फूड को ऑब्टेन ही नहीं, उसे यूटिलाइज भी करते हैं। फूड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उस फूड में होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं और फैट्स भी पाए जाते हैं। ये कंपोनेंट होते हैं फूड के। और एनसीईआरटी में दिया गया है कि फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। जी हाँ, फूड ही तो है सोर्स ऑफ एनर्जी। जिससे हम फूड खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और हम वर्क करते हैं। आई होप आपको न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। अब हम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। पहले ऑटोट्रॉप्स को खत्म करेंगे फिर हेटरोट्रॉप्स को खत्म करेंगे। Autotrophic nutrition. In autotrophic nutrition, organisms synthesize their own food. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद ही खाना बनाते हैं, खुद ही भोजन बनाते हैं। तो हम कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारी मम्मी भी तो खुद ही खाना बनाती हैं, क्या वो ऑटोट्रॉप्स नहीं है? नहीं भाई, वो नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करती हैं। ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करते हैं और अपने भोजन को बनाते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हम वाटर ले लेते हैं, लाइट ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिससे प्लांट्स जो होते हैं वो भोजन बनाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हमारी मम्मी तो नहीं कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करती है भोजन बनाने के लिए। वो ईंधन तो अलग होता है, वो लाइट होती है, तो इसका थोड़ी ना वो। हम जो भोजन बनाते हैं किसका बनाते हैं? आलू का बनाते हैं। आलू में ग्लूकोज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। हमारी मम्मी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाती हैं। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है ना भोजन, वो हेटरोट्रॉप्स में आता है। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है वो ऑटोट्रॉप्स में आता है। तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लेके भोजन बनाते हैं।
ऑटोट्रॉपिक और प्रोड्यूसर, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके। चलिए हम एनसीईआरटी की डिफिनीशन को देख लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये डिफिनीशन तो पहले ही मैंने आपको समझा दिया है कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके अपने फूड को बनाते हैं। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किस फॉर्म में पाए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में। तो आपका ऑटोट्रॉपिक कंप्लीट होता है। हेट्रोट्रॉप्स तो और भी आसान है। इन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद भोजन नहीं बनाते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स के द्वारा बनाए गए भोजन को कंज्यूम करते हैं, इसलिए ये कंज्यूमर कहलाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स आर कंज्यूमर। ये डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप्स पर। और जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाते हैं, और जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कंज्यूम करते हैं। हेट्रोट्रॉप्स का एग्जांपल तो आपको पता ही होगा। ह्यूमन, एनिमल। एनिमल प्लांट खाते हैं। प्लांट में एनर्जी कहाँ से आती है, वो भोजन कैसे कैसे बनाते हैं? प्लांट तो हमें पता है कि वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं और एनर्जी लेते हैं, ग्रोथ करते हैं। और जो एनिमल होते हैं वो उसी प्लांट को खाते हैं और अपने अंदर एनर्जी लेते हैं। चलिए आते हैं टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट सेप्रोफाइटिक, सेकंड पैरासाइटिक, थर्ड होलोजोइक। पहला सेप्रोफाइटिक हम स्टार्ट करेंगे, उसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं, यानी सड़े गले चीज पर फीड करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म बाहर ही फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब कि वो भोजन को पहले ही ब्रेक डाउन करके फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं। हम ह्यूमन क्या करते हैं कि पहले ऑब्टेन करते हैं, उसके बाद ब्रेक डाउन करते हैं। पर ये सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म पहले ब्रेक डाउन करते हैं फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया एनसीईआरटी में फंगी, यीस्ट, ब्रेड मोल्ड्स, ये सब एग्जाम्पल हैं। मशरूम भी आ गया, ये सब एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप लोग याद रखिएगा, आपके उसमें एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए दूसरे टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पर चलते हैं, जिसका नाम है पैरासाइटिक। ऑर्गेनिज्म डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल विदाउट किलिंग देम। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यूट्रिशन को लेते हैं, डेराइव करते हैं। कहाँ से करते हैं? प्लांट और एनिमल से करते हैं। वो बिना उसे किलिंग करे हुए ही न्यूट्रिशन को डेराइव कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल में मॉस्किटो क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। वो क्या करते हैं? ह्यूमन से ब्लड को सक करते हैं बिना ह्यूमन को जान से मारे हुए। तो ये कौन से होते हैं? ये इनका नाम होता है पैरासाइटिक। ये पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसकी यही पहचान है कि ये बिना किलिंग के ही न्यूट्रिशन को ले लेते हैं और जिंदा रहते हैं। एनसीईआरटी में पैरासाइट के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो आपको याद रखना चाहिए। कस्कुटा, जिसको हम अमरवेल कहते हैं, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवॉर्म। टेपवॉर्म ये हमारे पेट में, स्टमक में पाए जाते हैं। होलोजोइक थर्ड टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं आराम से, और ये बहुत ही आसान है। ऑर्गेनिज्म टेक होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज़। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो होल मटेरियल को ऑब्टेन कर लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, फिर बॉडी के अंदर जाके उसको ब्रेक डाउन करते हैं। पहले क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं, उसके बाद अपने बॉडी के अंदर उसे ब्रेक डाउन करते हैं, उससे डाइजेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल में अमोबा, पैरामीशियम। पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और एनिमल, ये तीनों आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कहीं भी अगर अगर एमसीक्यू भी बनाएगा तो उसमें आपको दे सकता है एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, होलोजाइक के या फिर पैरासाइट के या फिर सेप्रोफाइटिक के, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए एग्जाम्पल को याद रखिएगा और इसके डिफिनीशन को भी ध्यान रखिएगा। हमने आपको अच्छे समझाया है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। टाइप ऑफ फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहले हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज दियर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी। ये बहुत ही आसान है, चलिए इसको समझते हैं। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके खुद भोजन बनाते हैं। इसी को हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हमें पता था ना ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या था, जो खुद भोजन बनाते हैं। और फोटोसिंथेटिक में क्या होता है कि वो लाइट को यूटिलाइज करके वो खुद भोजन बनाते हैं, इसलिए हम इसे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। चलिए देखते हैं इस प्रोसेस में फूड को बनाने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा सनलाइट, चौथा क्लोरोफिल। ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड टाइप कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये फोटोसिंथेटिक के जस्ट सिमिलर ही होता है, बस वहाँ पे लाइट एनर्जी का यूज़ होता है, पर यहाँ पे जो होता है केमिकल एनर्जी का यूज़ होता है। इन दिस टाइप ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर दियर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। केमोसिंथेटिक ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और खुद खाना बनाते हैं, इसलिए इन्हें कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जा रहा है। और जो फोटोसिंथेटिक में था वो मैंने आपको समझा दिया है, वहाँ पे लाइट एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है। तो बच्चों हमारा थोड़ा सा पॉइंट और रह गया है, लास्ट पॉइंट रह गया है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। पहले हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, स्टोमेटल पोर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारी वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो चलिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें 4 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। पहला CO2, दूसरा H2O, तीसरा क्लोरोफिल, चौथा सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को लेता है, CO2 और H2O के साथ रिएक्शन को कंप्लीट करता है, ग्लूकोज को फॉर्म करता है, 6H2O मॉलिक्यूल बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इस बैलेंस इक्वेशन को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है और आएगा भी, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है और आप लोग अच्छे से करिएगा। पहले रिएक्शन को लिख दीजिएगा और फिर इस 3 पॉइंट को लिख दीजिएगा, ये एनसीईआरटी का ही पॉइंट है और आप लिखेंगे तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलेगा। कभी-कभी 3 पॉइंट्स का 3 नंबर का पूछता है और कभी-कभी 5 नंबर का पूछता है। 5 नंबर का पूछेगा तो आप वो रिएक्शन लिख लीजिएगा और ये 3 पॉइंट लिख लीजिएगा, तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। पहली पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल द्वारा लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। दूसरा पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसी टाइम हमारा वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम में टूट जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। वो कार्बोहाइड्रेट कौन था, वो ग्लूकोज था। ग्लूकोज कौन था, C6H12O6। मतलब CO2 से जो ग्लूकोज बन रहा था वो रिडक्शन हो रहा था। यही तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जो CO2 से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है वो रिडक्शन रिएक्शन है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी के बुक में कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हुए हैं, चलिए इसे गो थ्रू कर लेते हैं। पहला जो ऊपर का स्ट्रक्चर है पहले उसे देखेंगे, फिर दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले देखते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर को। बीच में जो गया लेयर गई है ना उसे हम मिडरिप बोलते हैं। साइड साइड से जो निकली हुई है उसे वीन कह रहे हैं। और जो नीचे आते हैं नीचे आइए देखिए, वहाँ पे फ्लोएम और जाइलम के बारे में बताया गया है। फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना प्लांट में, और जाइलम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करना। और जो सरफेस लीफ का जो सरफेस पार्ट होता है ना उसको हम लेमिना बोलते हैं, और उसको हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं। अब नीचे वाले स्ट्रक्चर पर आते हैं। जब हम किसी लीफ को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ पे फर्स्ट लेयर वैक्सी क्यूटिकल लेयर बताया गया है और सेकेंड लेयर जो है अपर एपिडर्मिस दिखाया गया है। लास्ट में आते हैं लोअर एपिडर्मिस के बारे में बताया गया है। हमारे एनसीईआरटी की बुक में कुछ बताया गया है कि जो छोटे-छोटे सर्कुलर हैं उनको क्लोरोफिल कहा गया है। उसी क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वही सनलाइट को अब्ज़ॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं।
चलिए बच्चों, अब लास्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। स्टोमेटल पोर के बारे में जानते हैं। एनसीईआरटी में कुछ इसके बारे में बताया गया है। स्टोमेटा आर टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ। जब हम पत्ती के सरफेस को देखते हैं ना, वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसी को हम स्टोमेटा कहते हैं। और फंक्शन ऑफ स्टोमेटा देखा जाए तो फर्स्ट ट्रांसपीरेशन, सेकेंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जब वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। वाटर जो पानी होता है, वेपर यानी गैस के फॉर्म में, इवेपोरेट मतलब उड़ जाता है। वाटर पानी, अरे मतलब कि पानी गैस की फॉर्म में जब उड़ जाता है, उसी को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम कहते हैं ना कि जो प्लांट होते हैं वो CO2 ले लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, तो वही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसी को हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। इस स्ट्रक्चर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसे आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा कि ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा कैसे होता है, क्योंकि इसके चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में ये आ जाएं। इसीलिए कह रही हूँ कि इसे ध्यान से सुनिएगा। ओपन स्टोमेटा अब कैसे होता है, चलिए जानते हैं। लिप्स में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो स्वेल हो जाते हैं। स्वेल मतलब फूल जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और उसी गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट बताया गया है। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया है। वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। वही स्टोमेटल पोर, मैंने आपको इसके फंक्शन बताए हैं। पहला ट्रांसपीरेशन, दूसरा एक्सक्रीशन नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी मैंने आपको बताया है कि वो CO2 और ऑक्सीजन, CO2 को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर भेजता है। इसी को हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ट्रांसपीरेशन में वाटर इवोपरेट हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन स्टोमेटा कैसे होता है। ध्यान से सुनिए। ओपन स्टोमेटा में गार्ड सेल्स जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। उसी की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अब आते हैं क्लोज स्टोमेटा पर। क्लोज स्टोमेटा में गार्ड सेल्स वाटर को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक होने की वजह से वो स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं। इसी को हम क्लोज्ड स्टोमेटा ऐसे ही फंक्शन करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। पार्ट फर्स्ट फिनिश हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, उसको जरूर देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।